नमस्कार। आज बीए अंतिम वर्ष के इतिहास विषय में 1857 की क्रांति का टॉपिक लेके उपस्थित है। 1857 की क्रांति में दो जो टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स के ऊपर सिर्फ दो घटनाओं पर अपन ज्यादा फोकस करेंगे, एक इसके कारण और एक इसके परिणाम पर। जैसे कारण पढ़ेंगे, कारण के बाद जैसे क्रांति प्रारंभ होती है तो घटनाओं का उल्लेख साथ में होता रहेगा। अब तक जो सवाल पूछे गए हैं 1857 की क्रांति से संबंधित, हर बार 15 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न पूछा गया है। 1857 की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जो भारत के इतिहास में भी है और अंतिम वर्ष के राजस्थान के इतिहास में भी है। और राजस्थान के इतिहास और भारत के इतिहास में घटनाएं जरूर अलग अलग हो सकती है, अलग अलग स्थानों की, लेकिन कारण परिणामों में काफी सारी समानताएं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1857 की क्रांति का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही प्रश्न पत्रों में प्रश्न 15-15 नंबर से संबंधित सवाल इसके पूछे गए, या तो कारण पूछे जाते हैं या फिर इसके परिणाम पूछे जाते हैं। और परिणामों में भी एक घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट है कि इसके परिणाम पूछने के साथ साथ पिछली बार का जो एग्जाम था उस एग्जाम में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति असफल हुई, तो उस असफलता के क्या कारण थे। एक तो क्रांति के कारण होते हैं और एक असफल हुई, जब उसका परिणाम निकला कि वो असफल हुई, तो असफल हुई तो उस असफलता के पीछे क्या कारण थे वो पिछली बार पूछा गया है। इसका मतलब अपने को कारण, परिणाम और फिर परिणाम में आएगी असफलता और असफलता आएगी तो वो असफल क्यों हुआ, उसके पीछे भी कुछ तर्क आपको बताने पड़ेंगे। तो मैं आज उन्हीं चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, एक कारण लेकर के आएंगे और एक परिणाम को, और फिर परिणाम में जो चीजें आई है उनको एक विश्लेषण करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कारण। देखो 1857 की क्रांति हुई क्यों। वैसे ये पूरे भारत में तो नहीं प्रचारित हो पाई, सिर्फ ये उत्तर भारत तक सीमित रह गई थी। तो इसकी असफलता के पीछे एक कारण ये भी था कि 1857 की क्रांति संपूर्ण भारत में प्रभावित नहीं कर पाई पूरी क्रांति, लेकिन जो उत्तर भारत था वो उसके दायरे में था। अब 1857 की क्रांति हो क्यों रही है। 1857 की क्रांति से ठीक 100 साल पहले 1757 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे, कहते हैं जो बंगाल की रियासत थी, बंगाल से अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, और वो 1757 में युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। यानी कि 1757 के प्लासी युद्ध के बाद कौन सा युद्ध है, प्लासी का। यहां से अंग्रेज एक प्रकार से व्यापारी से हटकर के, कहते हैं राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हो गए और वो राज में आ गए। क्या आ गए, और उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे उपजाऊ प्रदेश, और वो कौन सा प्रदेश था, बंगाल। तो यानी कि बंगाल पर उनका अधिकार हो जाता है। और इसके ठीक एक युद्ध बाद हुआ और वो युद्ध हुआ बक्सर, और बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज परमानेंटली हिंदुस्तान में अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। यानी कि प्लासी ने अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान में सत्ता के रास्ते खोले हैं और बक्सर ने उन्हें स्थायित्व दिया है, यानी मजबूती प्रदान की है वो बक्सर ने की है। तो जो 100 साल का घटनाक्रम है, 1757 में राज में आए हैं और 1757 से 1857 तक, इन 100 साल के दौरान उन्होंने कुछ क्रियाकलाप ऐसे किए जिसकी वजह से भारतीय जो जनता थी उसमें असंतोष हुआ। क्या हुआ, और उस असंतोष के फलस्वरूप एक नई घटना ने जन्म लिया, और वही घटना कहलाती है 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह, 1857 का विप्लव या 1857 का गदर। कोई भी नाम आए, ये सब यही चीज है। तो 1857 की क्रांति यानी कि एक ऐसी घटना है जो एक छोटे स्तर पर न होकर के भारत के बहुत बड़े भूभाग पर हुई, इसलिए वही घटना क्या कहलाई है, 1857 की क्रांति। क्लियर। अब देखो 1857 की जो घटना है उसके पीछे मुख्य कारण क्या रहे होंगे। राजनीतिक रूप में भी रहे होंगे, सामाजिक रूप में भी रहे, आर्थिक में भी रहे। यानी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर जो अत्याचार किए, जो शोषण किया, वो सब कारण बने हुए थे। और उसी समय एक घटना ऐसी घटित होती है जो उस, कहते हैं, कारणों में आग लगाने का काम कर लेती है, और वही कहलाता है तात्कालिक कारण। क्या कहलाता है, तो देखो पहले अगर इनके पढ़े तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इनमें राजनीतिक कारण। ठीक है। अब देखो राजनीतिक कारण में 1857 की घटना के पीछे क्या थे, तो कहते हैं कि राजनीतिक कारण में सबसे पहली अगर कोई चीज जिम्मेदार थी तो वो थी सहायक संधि। वैसे हिंदुस्तान में सहायक संधि को अगर कोई, कहते हैं कि व्यवस्थित रूप से लागू करता है तो वो आदमी था लॉर्ड वेलेस्ली। और सहायक संधि कारण कैसे बनी,
साइक संधि वो चीज थी जिसके द्वारा अंग्रेजों ने देसी राजाओं के देसी राज्यों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई थी। क्या था? अब उस समय क्या था कि हिंदुस्तान में राजा राजा के विरुद्ध लड़ रहा था। हर कोई अपनी सत्ता प्राप्त करना चाहता, तो एक राजा को दूसरे राज्य से हमेशा भय रहता था। इस डर के माहौल में वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहते थे और लॉर्ड वेलेस्ली एक ऐसा प्रस्ताव लेकर के आया जिसमें ये चीज तय कर दी गई कि जो इस संधि पर साइन करेगा, जो देसी राज्य इस संधि पर साइन करेगा, उस देसी राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की रहेगी। किसकी रहेगी? इसका मतलब ये तो नहीं कि अंग्रेज इतने फायदे वाले हैं, इतने अच्छे आदमी है कि हिंदुस्तानियों को कोई चीज दे रहे हैं। वो एक जाल बिछा रहे हैं और क्या दिया इन्होंने? जो सहायता दे रहे हैं उसके बदले में उन्होंने बहुत बढ़िया प्लान बनाया है। और प्लान ये था कि उस राज्य में रहने वाली अंग्रेजों की फौज का खर्चा कौन उठाएगा? देसी राजा। जिस राजा से संधि हो रहा है वो उसका खर्चा उठाएगा। इसका मतलब अंग्रेजों की सेना तैयार हो रही है और सेना का खर्चा भी उनको खर्च करना नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज, इस प्रकार अगर वहां की सुरक्षा ही अंग्रेजों के पास चली जाएगी तो इसका मतलब उस देसी राज्य में अंग्रेज आराम से हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो उनकी नीतियां बड़ी चतुराईपूर्ण थी। इसी नीतियों के तहत वो लेके आए और हिंदुस्तान के देसी राजा इस प्रस्ताव को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा अपनी सिक्योरिटी आ रही है तो उन्होंने इस संधि पर साइन कर लिए और हिंदुस्तान में सबसे पहले 1798 ईस्वी में साइक संधि पर साइन करने वाली पहली रियासत थी हैदराबाद। कौन सी रियासत थी? यानी हैदराबाद के निजाम ने 1798 में इस संधि पर साइन किया और इस संधि के तहत पहली यानी साइक संधि पर पहली देसी रियासत जिसने अपने आप को साइक संधि के अंतर्गत ला दिया वो थी रियासत हैदराबाद। अब देखो दूसरा क्या कारण था? राजनीतिक रूप से अंग्रेज क्या थे, हिंदुस्तानियों को इतने महत्वपूर्ण पदों पर कभी बिठाते नहीं थे। वो अधिकतर बड़ी पोस्टों पर अंग्रेजों की ही नियुक्ति करते थे। इस वजह से भी भारत में असंतोष था। तो ये सभी कारण बने हैं किसके? राजनीतिक कारण के। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कारण था सामाजिक कारण। वैसे सामाजिक के साथ ये राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाता है। सामाजिक कारण में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तानियों में और यूरोपियन लोगों में भी भेदभाव किया जाता था। सामाजिक दृष्टि से भी ऊंच और नीच का अंतर था। यहां तक कि मद्रास जैसे शहर में तो अंग्रेजों ने 2 प्रकार की कॉलोनियां बसाई थी। एक कॉलोनी थी जिसका नाम व्हाइट टाउन और एक का नाम ब्लैक टाउन। व्हाइट टाउन में यूरोपियन कल्चर के लोग रहते थे और ब्लैक टाउन में इंडियन को रखा जाता था। यानी सामाजिक रूप से वो मतभेद रखते थे। लेकिन सामाजिक कारण में अगर कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई तो वो हुई गोद निषेध प्रथा की। ये जो गोद निषेध प्रथा है इसका क्या तात्पर्य था? कहते हैं हिंदुस्तान में अगर किसी राजा के या किसी व्यक्ति के कोई संतान पुत्र नहीं है तो वो अपना वारिस यानी अपना उत्तराधिकारी रखने के लिए क्या करता है? अपने परंपरा वंश को बढ़ाए रखने के लिए वो अपने रिश्तेदारों में से, भाई में से या परिवार के किसी सदस्य के पास से किसी के लड़के को गोद लेता था। ये सदियों से परंपरा चली आ रही थी। अब उस समय क्या हुआ? देसी ऐसी कई रियासतें थी जहां के राजाओं के कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार अंग्रेज ये चाहते थे कि अगर इनके ये संतानहीन मरते हैं तो वो राज्य सीधा सीधा अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? उसी समय भारत में एक गवर्नर जनरल बनकर के आया भारत का और उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? ये जो लॉर्ड डलहौजी है, ये लॉर्ड डलहौजी कहता है कि अगर भारत में अपने को और ज्यादा साम्राज्य का विस्तार करना, बड़ा महत्वाकांक्षी आदमी था। इसी लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर के शासनकाल में ही भारत में पहली बार रेल प्रारंभ हुई थी। तो कहते हैं ये लॉर्ड डलहौजी जो है ये एक सिद्धांत लेकर के आया कि जितनी देसी रियासतें हैं अगर उनके राजाओं के, उनके शासकों के कोई पुत्र नहीं है तो फिर उनके गोद लेने का सिस्टम खत्म कर दो, यानी गोद लेने की परंपरा को रोक दो। तो निषेध का मतलब क्या होता है? रोक लगाना। तो इसका मतलब गोद लेने पर रोक लगा रहे हो तो वो गोद निषेध प्रथा लेकर के कौन आया है? लॉर्ड डलहौजी। और ये 1848 में इसको पूरे पैमाने पे व्यवस्थित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब गोद नहीं ले सकते आप, और जब गोद नहीं ले सकते तो आप किसी भी देसी राज्य को हड़प लोगे। तो हड़पने की एक नीति लेकर के आया है कि किसी भी प्रकार से देसी राज्यों को हड़पा जाए। इसीलिए इसी सिस्टम से रिलेटेड इसको कहा गया वयपगत हड़प का सिद्धांत। क्या कहा गया? वयपगत हड़प का सिद्धांत। तो वयपगत हड़प का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने। कैसे, किससे रिलेटेड है? गोद निषेध प्रथा का ही एक भाग है। नहीं लोगे आप किसी को गोद तो राज्य देसी राज्य में मिलाया जा रहा है। इसका मतलब हिंदुस्तानी
जो राज्य है उन राज्यों को एक प्रकार से वो हड़प रहा है, तो हड़पने की नीति लेके आया, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? व्यपगत हड़प का सिद्धांत। ये भी लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड है। अब इसके कारण क्या हुआ, भारतीय जनमानस में अंग्रेजों का विरोध हुआ, और इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि अंग्रेज अब कह रहे हैं, सॉरी भारतीय अब कह रहे हैं कि इन अंग्रेजों का कोई न कोई इलाज करना पड़ेगा। तो एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ था 1857 की क्रांति का, और वो था गोद निषेध प्रथा। अब देखो, इस प्रथा के तहत, इस सिस्टम के तहत अगर 1848 में सबसे पहली देसी रियासत जिसको हड़पा गया था वो थी सतारा। कौन सी थी? यानी कि गोद निषेध प्रथा या व्यपगत हड़प के सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी देसी रियासत पर सबसे पहले अधिकार किया था, यानी उनको हड़प लिया था, तो वो रियासत कौन सी थी? सतारा। कौन सी थी? ये महाराष्ट्र में है। और 1856 आते आते उन्होंने अवध को भी ले लिया था। इसी के तहत इन्होंने झांसी को भी अपने कब्जे में किया था, बघाटपुर को भी उन्होंने इसी के तहत कब्जे में किया था। इस प्रकार कई रियासतों को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अवध और झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जो अपने दत्तक पुत्र को लेके युद्ध करती है। तो कहते हैं वो जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के पीछे भी महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? गोद निषेध प्रथा। तो ये भी कारण था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक कारण। और आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण में ये था कि भारत से वो कहते हैं इस प्रकार शोषण कर रहे थे भारतीय प्रोडक्ट का, भारतीय कच्चे माल का, कि हर प्रकार से शोषण करके कैसे भी करके अंग्रेजों को फायदा, यानी इंग्लैंड को फायदा पहुंचाया जाए। अब आर्थिक शोषण में क्या था? भारत से जो कच्चा माल जाता था वो अत्याधुनिक मात्रा में, बहुत जबरदस्त मात्रा में सीधे सीधे ट्रांसफर हो रहा था मैनचेस्टर की तरफ। दूसरी चीज, वहां से प्रोडक्ट बन रहा है मैनचेस्टर में, यानी इंग्लैंड में कंपनियां खुली है, वहां प्रोडक्ट बन रहा है, मेहनत उनको मिल रही है, मजदूरी भी उनको मिल रही है, माल वहां तैयार हो रहा है, और वही माल वापस बन करके कहां आ रहा है? भारत आ रहा है, और भारत में बेचा जा रहा है अच्छे दामों पर। और भारतीयों को भी लेना मजबूरी बन गई थी। तो भारत में दो प्रकार से नुकसान हुआ, एक तो कच्चा माल जा रहा है, दूसरा माल बन करके भारत में आ रहा है, तो उसकी भी खरीदी होगी तो उसके भी पैसे जाएंगे। तो भारत से धन दो रूपों में जा रहा है। इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने इसको कहा था, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो ये दोहरा निष्कासन था। अब इस दोहरे निष्कासन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई पूरी। तो ये भी एक कारण था आर्थिक कारण में। तो अपने पहला राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक, और तीसरा आर्थिक कारण हुआ। इसके अलावा उस समय का सबसे महत्वपूर्ण कारण था धार्मिक कारण। जो धार्मिक कारण है, उस समय अंग्रेज जो मूल रूप से ईसाई धर्म से रिलेटेड थे, उन्होंने हिंदुस्तान में ऐसी ईसाई मिशनरियां फैला रखी थी जो क्या कहते हैं कि जो गरीब वर्ग के लोग थे उनको पैसों के मामले में, यानी धन देकर के, सहायता देकर के, कैसे भी करके धर्मांतरण करवाते थे। तो इसका मतलब ये धर्मांतरण कहते हैं भारत में जो धार्मिक जागृति, और भारत में आपने देखे भी है अपन के फाइनल ईयर के अंतिम जो टॉपिक्स है इंडियन हिस्ट्री, उसमें धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के कई नेता भी है, उन्होंने भी इन चीज का विरोध किया था। तो कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रोल तो दयानंद सरस्वती का था, जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, धर्म शुद्धि का आंदोलन चलाया था। तो इस प्रकार इस धार्मिक आंदोलन का महत्वपूर्ण कारण यही था कि भारतीयों से धर्म को परिवर्तित करवाया जाता था, और वो धर्म उसमें करवाया जाता था, इसलिए कन्वर्ट करके ईसाई में परिवर्तित करते थे। और इसके लिए बकायदा उन्होंने ईसाई मिशनरियां लगाई थी। तो ईसाई मिशनरियां को विरोध हो रहा था यहाँ। तो ये धार्मिक कारण में। इसके अलावा महत्वपूर्ण कारण था सैन्य कारण। और सैन्य कारण क्या था? देखो, सैन्य कारण में यह था कि अधिकतर जितने भी पोस्टें होती थी बड़ी बड़ी उसमें सैनिक विभाग में, उसमें ज्यादातर पोस्टों पर अगर किसी को बिठाया जाता था तो वो अंग्रेज अधिकारी थे। भारतीय नागरिकों को अगर भर्ती भी किया जाता था तो वो सामान्य पदों पर बैठे जाते थे। भारतीय सैनिकों को न कभी प्रमोशन मिलता था, न उनकी सैलरी बढ़ती थी, जबकि अंग्रेजों की सैलरी भी बढ़ती थी, प्रमोशन भी बढ़ते थे, और बड़े बड़े अधिकारी वर्ग भी अंग्रेजों के हुआ करते थे। इस वजह से भारतीयों में थोड़ा रोष था। तो वही रोष क्या कहा, सैन्य कारण के रूप में सामने आया है। इसके अलावा जो इंपोर्टेंट कारण है वो कारण है तात्कालिक कारण। जो तात्कालिक कारण है वो क्या है? तात्कालिक कारण ये था
कि ऐसा घटना, जो ये सब घटनाएं हैं, इन सब का विरोध हो रहा है और इसके फलस्वरूप भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। लेकिन इस क्रांति, तात्कालिक क्रांति कारण को पढ़ने से पहले एक चीज समझना, भारत के सब लोगों ने एक चीज तय की, बड़े बड़े लोगों ने, नेताएं आगे आए और उन नेताओं ने एक चीज की कि हम भारत में एक बड़ा विप्लव करेंगे। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो उन्होंने एक तारीख निर्धारित की और वो तारीख थी निर्धारित 31 मई 1857। यानी भारत में भारतीय जनमानस 31 मई 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे, ये तारीख निर्धारित की गई। और इस क्रांति का एक प्रतीक रखा गया और वो प्रतीक था कमल का फूल और रोटी। ये 1857 की क्रांति का प्रतीक था। तारीख निर्धारित 31 मई 1857 थी, लेकिन एक ऐसी घटना घटित हो गई जिस घटना के फलस्वरूप ये चीजें सीधे सीधे आ गई कि तात्कालिक कारण वो ऐसा था कि घटना 31 मई 1857 को होनी थी, वो ठीक इसके 21 दिन पहले ही हो गई। क्या थी घटना? देखो, घटना है 29 मार्च 1857 की। पश्चिमी बंगाल में एक सैनिक छावनी थी, नाम है बैरकपुर। यहां यूपी का एक सिपाही था, नाम था मंगल पांडे। और उस मंगल पांडे ने क्या किया कि 1857 की क्रांति के, ये चीज भी एक महत्वपूर्ण थी, इस मंगल पांडे ने यहां एक क्रांति कर दी। और क्रांति को तो नहीं कह सकते, एक छोटी मोटी घटना से ही है, पर विरोध कर दिया अंग्रेजों का। और किस बात के लिए किया? उस समय क्या था, हिंदुस्तान में जो कहते हैं राइफल चलती थी, वो राइफल पुरानी हो गई थी। और पुरानी का मतलब उसमें इतनी स्पीड से या इतनी एक्टिविटी नहीं थी जितनी एक्टिविटी से, स्पीड से कोई गोलियां दागनी थी। तो कहते हैं कि उस गोलियों को दागने के लिए हिंदुस्तान में एक नई राइफल लेकर के आए थे। और हिंदुस्तान में उसी समय एक नई राइफल आई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। अब इस एनफील्ड राइफल को हिंदुस्तान में प्रयोग में लेना है, तो कहते हैं एनफील्ड राइफल में क्या विशेषता थी कि इसमें क्या था, उसकी जो जिसमें आप कारतूस डालोगे उस कारतूस को चिकना बनाया जाता था। और चिकना बनाने के लिए उस समय गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। तो जब गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? कारतूस को चिकना बनाने के लिए। तो कारतूस को चिकना बनाने के लिए उसका प्रयोग किया गया। अधिकतर जो अंग्रेजी सेना में सैनिक थे वो कौन थे? हिंदू और मुस्लिम। दोनों ने ही इसे अपने धर्म का अपमान माना कि हम गाय और सुअर की चर्बी को मुंह से नहीं लगाएंगे। कारतूस मुंह से तोड़ा जाता था, फिर उसमें डाला जाता था। ये एक प्रकार से उनका अपमान था। और इस चीज को सबसे पहले 29 मार्च 1857 के दिन बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विरोध कर दिया। और मंगल पांडे ने, उस समय 2 सैनिक उपस्थित थे वहां, कमांडर अंग्रेज, नाम था ह्यूसेन और एक का नाम था बागे या बोगे। इन दोनों को ही मार दिया ऑन स्पॉट, क्योंकि उसने मंगल पांडे को कहा था कि ये आपको कारतूस यूज करने हैं। तो उन्होंने यूज करके उन दोनों को ही वहां मौत के घाट उतार दिया। ये सनसनी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। क्रांति के लिए सब तैयार थे, लेकिन तारीख 31 मई 1857 की थी। लेकिन ये घटना का बिगुल उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा क्रांति का केंद्र था मेरठ। और मेरठ पहुंचते पहुंचते तारीख हो गई 10 मई की, यानी 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी में जो घटना घटित हुई है, उस घटना का समाचार कहां पहुंचा? मेरठ पहुंचा। और मेरठ में लोगों ने, जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों ने कहा कि हम भी गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मंगल पांडे खुद भी क्रांतिकारी था। तो कहते हैं इसी के सिलसिले में इन लोगों ने भी कहा कि हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। और सीधे ही 10 मई 1857 को अंग्रेजों के जो खिलाफ है वो क्या कर दिया? बिगुल बजा दिया। और यहां से ही क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो क्रांति की शुरुआत कब हुई है? 10 मई 1857 को। कहां से हुई? मेरठ से, न कि 29 मार्च 1857। ये कारण जरूर है तात्कालिक, लेकिन ये सिर्फ घटना मात्र है, लेकिन इसने बड़ा रूप ले लिया। तो ये घटना की शुरुआत यहां से हुई है। और यहां से ही क्रांतिकारियों ने एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और सीधे मेरठ से क्रांतिकारी किस तरफ चले जाते हैं? दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था? जो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर,
उन्होंने नेतृत्व किया था क्रांति का, तो ये सब दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये थे इसके महत्वपूर्ण कारण। अब कारण के बाद सबसे बड़ी चीज है कि इतने सारे कारण होते हुए इनके पीछे इतनी घटना घटित हुई है, तो कोई रिजल्ट भी निकला या नहीं निकला। पहली चीज तो ये आप समझ लो यहां से कि घटना शुरू कब होनी थी, 31 मई 1857 को, लेकिन घटना 10 मई 1857 को ही हो गई। लोग तो उसकी तैयारी कर रहे हैं और ये पहले ही हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि सब योजना जो थी वो असफल हो गई। सब लोग एक साथ इकट्ठा और जगह जगह पे अलग अलग कालखंड में विद्रोह हुआ। इस वजह से अंग्रेजों को अवसर मिल गया कि उन्होंने इस क्रांति का दमन, अगर एक साथ सब जगह विप्लव होता अगर 31 मई को ही, तो अंग्रेजों को इस क्रांति को दबाने में सफलता तो हो सकता है भारत का भाग्य 31 मई 1857 को ही लिख दिया जाता। लेकिन कहते हैं कि न तो कोई अच्छा नेतृत्वकर्ता मिला, न समय पर हुआ, क्योंकि समय से पहले घटना घटित हो गई। इस वजह से भी ये क्रांति असफल हुई थी। तो ये तो सिर्फ कारण है। क्या है, अब एक बार इसको आप नोट डाउन करो, फिर अपन पढ़ते हैं इसके परिणाम क्या निकले। अब 1857 की क्रांति के अपन परिणाम पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो सिर्फ 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम से संबंधित है। तो अपन अब थोड़ा परिणामों पे चर्चा करते हैं। पहला परिणाम क्या निकला, 1857 की क्रांति है, भले वो असफल हुई, लेकिन इसका एक कारण तो निकला कि अंग्रेजों के दिमाग में एक बात बैठ गई कि अगर भारतीय सब एकजुट हो गए और किसी दिन व्यवस्थित योजना बना करके उन्होंने विद्रोह कर दिया तो भारत में उनका टिकना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा चीज, भारतीयों में भी अब एक बात की संचार हो गया कि अंग्रेज भी कोई बड़ी तोप नहीं है जिनको हराया नहीं जा सकता। यानी भारत में भारतीय लोगों के अंदर अंग्रेजों का जो डर था वो डर दूर हो गया। किसकी घटना के कारण, 1857 की घटना के कारण। अब देखो, इस डर को दूर किया है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो परिणाम है वो लगभग लगभग इनसे रिलेटेड ही होंगे। अब पहला परिणाम तो ये आया कि जो सहायक संधि का प्रावधान था उसमें थोड़ी सी शिथिलता आई। तो जो कारण था उस कारण को थोड़ा सा नरम रूप में लेके आए। तो अंग्रेज अब क्या कर रहे हैं, संभल संभल करके पैर रख रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो क्रांति हुई, इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो जो ये कैनिंग गवर्नर जनरल है, इसके शासनकाल में ये घटना हुई है, पर ये अंतिम समय में आया था। इन सब घटनाओं के लिए कोई यही व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि पिछले जो 100 वर्ष थे उन 100 वर्षों में जो घटनाएं हुई उसके फलस्वरूप ये सब चीजें हुई है। तो कहते हैं कैनिंग के शासनकाल में इसने विद्रोह का रूप ले लिया। पर अंग्रेजों को अब एक बात तो लग गई कि अगर भारत की ठेकेदारी व्यवस्था, यानी भारत भी अंग्रेजों ने ठेके पे दिया हुआ था और वो ठेका दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर हमने ये ठेका वापिस नहीं लिया तो इसका मतलब भारत हमें जल्दी ही छोड़ना पड़ सकता है। तो कहते हैं इस ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान से हटा दो। तो पहला परिणाम तो यही आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। पहली चीज ये सामने निकल के आई। दूसरी चीज, अब भारत की जो सत्ता है वो ब्रिटिश ताज के पास चली गई। यानी एक प्रकार से जो ब्रिटेन की सरकार है उसी के हाथ में रह गई। अब भारत से ठेकेदारी व्यवस्था खत्म हो गई। तो कुछ भी हुआ हो भले, लेकिन क्रांति हुई तो एक परिणाम तो भारतीयों को अच्छा मिला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत वालों से वापिस जाना पड़ा। यानी अब भारत में उनकी कोई सत्ता नहीं रही। दूसरी, भारत की सत्ता किसके पास आ गई, ब्रिटिश ताज के पास आ गई। तीसरी चीज, गोद निषेध प्रथा को वापिस लिया गया। महत्वपूर्ण कारण था। क्रांति भले असफल हुई है, लेकिन गोद निषेध प्रथा क्या हुई, गोद निषेध प्रथा हटा दी गई। जो प्रस्ताव डलहौजी ने लाया था अब वो गोद प्रथा लागू हो जाएगी। यानी गोद लेने की परंपरा पर जो रोक लगाया था उसको वापस ले लिया। तो ये भी एक अच्छा परिणाम साबित हुआ। इसके अलावा क्या हुआ, क्रांति क्या हुई है, असफल हुई है। क्रांति क्या हो गई, असफल हुई,
लेकिन क्रांति असफल होते होते भी हिंदुस्तानियों में बहुत बड़ी सूचना का संचार कर गया, और वो सूचना ये थी कि हाँ, हिंदुस्तानी अगर एकजुट होकर के कोई चीज विरोध करे तो कुछ भी संभव किया जा सकता है। तो एक नई चेतना लेकर के आई थी ये क्रांति। इसीलिए वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहास का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक है, लेकिन एक आरसी मजूमदार भी है जिसने इसको कहा है कि वो सिर्फ सैनिक विद्रोह था। क्या था? तो इसका एक परिणाम तो ये निकला। एक चीज क्या है, ये देखो, भारत में सबसे बड़ी चीज क्या थी? सैनिकों से संबंधित, सैनिकों ने विद्रोह किया। तो सबसे बड़ी बात यह हुई कि सैनिकों में सुधार के लिए अंग्रेजों ने एक आयोग बिठाया। क्या बिठाया? और वो आयोग क्या था? पील कमीशन। कौन सा? ये महत्वपूर्ण है। पील कमीशन की नियुक्ति हुई। और कभी पूछा जाए पील कमीशन है किससे रिलेटेड, तो सैनिक सुधार से। किससे? यानी सैनिकों में सुधार के लिए अब पील कमीशन नियुक्त कर दिया गया। तो एक परिणाम ये भी सामने आया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कारण है वो चीज कि अंग्रेजों ने भारतीयों को एक प्रकार से वादा कर दिया कि हाँ, हम सर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज भी इतने कोई हितैषी नहीं है हिंदुस्तानियों के कि वो सब चीजें अपने पक्ष में ही करेंगे। लेकिन एक नई नीति का सूत्रपात कर दिया इन्होंने, और वो नीति थी, इनको लगा कि अब हिंदुस्तान में फूट डालनी पड़ेगी, तो फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। इसकी नीति सबसे पहले 1857 की घटना के बाद ही अंग्रेजों के दिमाग में आ गई थी। इसको पढ़ा भी है। कहते हैं कि इसके बाद हिंदुस्तान में एक नया अधिनियम लाया गया, जो अधिनियम कहलाता है 1858 का अधिनियम। और इस अधिनियम की जो घोषणा हुई थी, वो घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़ी है। किसने पढ़ी है? कैनिंग ने। और ये कैनिंग इस घोषणा को पढ़ता है इलाहाबाद में, और इसी के फलस्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था। अब भारत में क्या था? जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, उस पोस्ट को नए रूप में लेकर के आए, और अब भारत में गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ये पद सर्जित कर दिया गया। तो एक नया पद आया है, गवर्नर जनरल एंड वायसराय का। सैनिक सुधार में पील कमीशन की नियुक्ति हुई है। फूट डालो और राज करो की नीति सामने आई है। और इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? इनको पता था कि हिंदुस्तान में पहली बार हिंदुस्तानी जनता संगठित होकर के लड़ी है, जिसमें न धर्म का कोई भेदभाव था, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ लड़े थे। और अंग्रेजों को पता था अगर ये दोनों एक साथ लड़े तो हमारा हिंदुस्तान में टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने इनमें फूट डालने की कोशिश शुरू की, और इस घटना का सूत्रपात 1857 की क्रांति के बाद हुआ। और अब गवर्नर जनरल एंड वायसराय का पद सर्जित हुआ, और भारत के पहले गवर्नर जनरल एंड वायसराय इसी लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे 1857 की क्रांति के समय ये थे। और जबकि भारत के पहले वायसराय भी कौन है? कैनिंग। कौन है? तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल एंड वायसराय भारत के कौन बने? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। अब देखो, इतनी सारी चीजें हुई। इस चीजों के बाद में एक प्रस्ताव तो आया, और वो महत्वपूर्ण क्या था? परिणाम निकला था, क्रांति असफल हो गई। और इस असफलता के पीछे क्या कारण थे, ये कई बार पूछा गया। और इस बार तो 15 नंबर का सवाल आया था निबंधात्मक, जिसमें महत्वपूर्ण कारण के रूप में ये पूछे थे कि क्रांति असफल हुई, उसके पीछे क्या कारण थे? ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण क्रांति असफल हुई? आपने भी देखा अब तक, पहला कारण तो ये था कि समय से पूर्व हुई। क्या हुई? अगर ये समय से पहले नहीं होती तो शायद असफल, लोगों को तैयारी का मौका नहीं मिला, तो समय से पहले शुरू होना भी इसके असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण था। दूसरी चीज, समय से पूर्व पहला वाला, लेकिन दूसरी क्रांति के असफल होने के पीछे कारण था कि इसमें सिर्फ भारत के सैनिकों ने ही सहयोग लिया, क्रांतिकारियों ने ही क्रांति की है, बाकी का भारतीय सामान्य जनता इससे जुड़ नहीं पाई। तीसरी चीज, ये सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित रही, उत्तर भारत से ज्यादा इनका प्रभाव दक्षिण भारत में देखा नहीं गया। चौथी चीज क्या थी? इसमें बौद्धिक वर्ग अनुपस्थित रहा। अपन कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग साथ देंगे, अब पढ़े लिखे लोग ही इससे एक प्रकार से हटे हुए थे, यानी भारत की आजादी में जो योगदान था उसमें इन बौद्धिक वर्ग भी एक प्रकार से अनुपस्थित रहा। और सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? साइक संधि।
सबसे ज्यादा उनसे परेशानी किसको हुई? देसी राजाओं को। और उन्हीं देसी राजाओं ने इस क्रांति हुई, तब देसी राजा इस क्रांति से अलग रहे, उल्टा वो अंग्रेजों के सपोर्ट में रहे। राजस्थान में एक रियासत थी बीकानेर, और बीकानेर के महाराजा तो न सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान से बाहर जाकर के भी अंग्रेजों का समर्थन करते हैं। तो कहते हैं जिनके कारण क्रांति हुई है वो लोग ही इससे अलग थलग हो गए, और इसकी वजह से ये क्रांति असफल हुई थी। तो अब तक अपन ने पढ़ा है 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के परिणाम, और 1857 की क्रांति जो असफल हुई, उस असफलता के पीछे कौन सी परिस्थितियां थी। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।